आईपीएल 24 की एनालिसिस और टीम ऑक्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में जो हमारी वीडियो सीरीज थी उसका आज आखिरी वीडियो है और आज हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की, जो कि अल्टीमेटली फाइनल में सीएसके से हार गई थी। एक्चुअली फाइनल स्टैंडिंग तो इनकी नंबर 2 की थी, लेकिन लीग स्टेज में ये टॉप पे थे। हम इसीलिए इनका आखिरी वीडियो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस की टीम स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस और उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। गुजरात टाइटंस के पास भी 25 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 8 ओवरसीज है। अब देखिए, सबसे पहले तो ऑक्शन के पहले इन लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा ये रहा होगा कि मोहम्मद शामी शायद गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद शामी ने टीम इंडिया से छुट्टी ले ली थी कि उसको रेस्ट करना है और उसके बाद में तो फिर खैर पता भी चल गया था कि ये शायद डाउटफुल रहेगा इस बार आईपीएल के लिए, क्योंकि ये टीम इंडिया से तो बिल्कुल ही बाहर ही था और इसकी सर्जरी की बात चल रही थी। दूसरा, इनको जो सबसे बड़ा झटका लगा था वो जो हार्दिक पांड्या ने इनको धोखा दिया, मुंबई इंडियंस में चला गया वो। तो अब ये एक टीम जो है वो 2 सालों से जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो अब वो बिना सर के ही रह गई, कप्तान ही चला गया। तो वो इन लोगों को काफी बड़ा धक्का लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इन लोगों की टीम कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा अच्छा था, प्लस उसके बाद हार्दिक पांड्या इज ए श्रूड कैप्टन, उसने परफॉर्म भी अच्छा किया था और उसने बाकी प्लेयर्स को खिलाया भी काफी अच्छा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनकी जो सक्सेस रही 2 साल, मतलब 1 साल तो ये चैंपियन रहे पहले साल, और फिर दूसरे साल जब ये फाइनलिस्ट रहे, हालांकि उसमें हार गए, लेकिन उसमें बहुत बड़ी परफॉर्मेंस जो थी वो ऑफ द फील्ड थी, वो थी आशीष नेहरा की एज अ कोच। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपनी सीट पे कम बैठता था और बाउंड्री लाइन पे ज्यादा दिखता था, और वहां मुझे ऐसा लगता है कि बॉल टू बॉल उसका कंसल्टेशन चलता था हार्दिक पांड्या के साथ। जो भी ये परफॉर्मेंस रही है गुजरात टाइटंस की, उसमें आशीष नेहरा का काफी बड़ा हाथ था। और आशीष नेहरा इज अ वेरी श्रूड पर्सन। श्रूड मतलब श्रूड इन ए गुड सेंस, कि वो उसको गेम की समझ बहुत ज्यादा अच्छी है और एज अ बॉलर उसको समझ में आता है। बॉलर वो काफी अच्छा था और बॉलिंग के बारे में भी कभी आप उसको बात करते हुए सुने तो आपको समझ में आएगा कि ये इसको काफी गेम की गहरी नॉलेज है। हार्दिक पांड्या के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जमा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो झटका इनको लगा है, इसके बाद इनको अब आनन फानन में शुभमन गिल को कप्तान डिक्लेयर करना पड़ा। कप्तान तो ठीक है, शुभमन गिल अब किस तरह से कप्तानी के प्रेशर के साथ कोप करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार तो खैर पिछले दोनों सीजन्स में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था बैट के साथ। अब कप्तानी के प्रेशर के साथ वो किस तरह की बैटिंग कर पाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने काफी स्ट्रगल भी किया है बैटिंग में। तो एक तो वो चीज, दूसरी बात कप्तानी का प्रेशर, ये अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम गुजरात टाइटंस के साथ हो सकता है। हम तो उम्मीद करेंगे कि शुभमन गिल बैटिंग अच्छी करे। अब जब वो बैटिंग अच्छी करेगा तो फिर वो कप्तानी भी अच्छी कर सकता है, लेकिन अगर कहीं उसकी बैटिंग गड़बड़ हुई तो फिर कप्तानी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, और ये प्रॉब्लम आशीष नेहरा के सर के लिए बहुत बड़ा दर्द हो सकती है। तो चलिए देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल तो जब ये मोहम्मद शामी चला गया तो इन्होंने फिर उमेश यादव को लिया। उमेश यादव को इन्होंने ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए दे के लिया। स्पेंसर जॉनसन को तो 10 करोड़ रुपए दिए इन्होंने। शाहरुख खान जो पंजाब का था मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उसको इन्होंने खरीदा। अब शाहरुख खान को पंजाब ने क्यों छोड़ा होगा ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद रॉबिन मिन्स को इन्होंने लिया 3.6 करोड़ में। सुशांत मिश्रा 2.2 करोड़। कार्तिक त्यागी 60 लाख पे आ गया ये। कार्तिक त्यागी एक ऐसा प्लेयर है, इसने भी आईपीएल की वजह से इसने रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने बंद कर दिए अपनी टीम के साथ, अपनी रणजी टीम के साथ। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो दुनिया भर के बहाने बना बना के इसने रणजी ट्रॉफी को छोड़ा। अब ये हो गया है कि अब आईपीएल में भी इसकी प्राइस कम हो गई। तो ऐसा हो जाता है जब आप सिर्फ आईपीएल के लिए खेलोगे या आईपीएल आपके दिमाग में रहेगा तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी और फिर धीरे धीरे आप कहीं के भी नहीं रहोगे। एक बार आईपीएल से बाहर हुए तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ये समझना चाहिए इन लोगों को। खैर, कमिंग बैक टू देयर टीम, अजमतुल्लाह उमरजाई जो अफगानी प्लेयर था, इसको इन्होंने बहुत अच्छा परचेस किया 50 लाख रुपए में।
अब हालांकि कितना खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे ये तो बड़ा मुश्किल है देखना। जब तक कि कोई टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन रेगुलरली फेल नहीं होता है तब तक इसका चांस बनना नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ओवरसीज प्लेयर्स बहुत सारे हैं। हम इनकी अगर पूरी टीम की बात करें तो शुभमन गिल, वृद्धिमान साहा विकेटकीपर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में केन विलियमसन को इन्होंने लिया है, अभिनव मनोहर इनका अच्छा बैट्समैन है, डेविड मिलर, साई सुदर्शन, मैथ्यू वेड, शाहरुख खान, रॉबिन मिन्स, और फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में राहुल तेवतिया, जयंत यादव, विजय शंकर, अजमतुल्ला उमरजई। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में मोहम्मद शामी तो अब है नहीं इनके पास, मोहित शर्मा, दर्शन नालकंडे, उमेश यादव, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, जोशुआ लिटिल और स्पेंसर जॉनसन। स्पिन ऑप्शंस में इनके पास तो जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, राशिद खान, नूर अहमद, आर साई किशोर और मानव सुतार। अब अगर इनकी हम ऑक्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा एक मिक्स बनाया है एक्सपीरियंस प्लेयर्स और इमर्जिंग प्लेयर्स का, जिसमें कि डेविड मिलर वगैरह हैं। और अब एक्सपीरियंस प्लेयर्स में तो खैर शुभमन गिल का भी नाम आता है, फिर उमेश यादव को एक्सपीरियंस है, हालांकि वो आईपीएल में आईपीएल क्या पूरे ओवरऑल उसके करियर में भी उसने बहुत ही कम अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से तो आईपीएल में भी उसकी अच्छी खासी ठुकाई हो रही है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना पेस डिपार्टमेंट जो रीइंफोर्स किया है, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, सुशांत मिश्रा, इनके साथ कार्तिक त्यागी ने पिछली बार भी एक आध मैच में तो अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बाकी उसका गड़बड़ी है हिसाब किताब। फिर इन्होंने फिनिशर्स के तौर पे मिडिल ऑर्डर में शाहरुख खान को लेके बहुत अच्छा काम किया है, डेविड मिलर का वो बहुत अच्छा साथ दे सकता है। इनके पास वैसे भी ऑलराउंडर्स की कोई कमी नहीं है, राहुल तेवतिया इनका बहुत ही बढ़िया कूल हेडेड इनका बैट्समैन ऑलराउंडर है। ये ऑलराउंडर्स में तो इन लोगों ने बिल्कुल भीड़ लगा रखी है, खासतौर पे विजय शंकर से जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने निकलवाई थी, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत चमत्कार से कोई कम नहीं था। विजय शंकर के बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरह से खेल सकता है। एसआरएच की तरफ से खेलते हुए मेरे ख्याल से कितना 3-4 साल खेला वो एसआरएच से, लेकिन शायद कुल मिला के 1 या 2 मैच में उसने रन बनाए थे। अब तो लेकिन जब वो गुजरात टाइटंस की तरफ से बैटिंग करने आता था पिछले साल, तो वो तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल विवियन रिचर्ड्स की तरह खेल रहा है। तो अब केन विलियमसन को लेके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। केन विलियमसन अब लेकिन उसकी फिटनेस देखना है, हालांकि अभी तो वो फिट है, और वो फिट है तो फिर वो पक्का टीम में खेलता है, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करता है टीम को, और उसको गेम की बहुत अच्छी समझ है। खास तौर पे वो शुभमन गिल को कप्तानी में काफी गाइड कर सकता है, तो ये शुभमन गिल के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर केन विलियमसन फील्ड पे रहता है। लेकिन अब ये है कि ये किस किस को खिलाएंगे और किसको नहीं खिलाएंगे, क्या करेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि केन विलियमसन वैसे फील्ड पे रहना जरूरी है, लेकिन अगर हम बात करें कि इनकी प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है, तो अब आप देखिए वो ये शुभमन गिल, वृद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, रशीद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शामी तो है नहीं, तो मोहम्मद शामी की जगह उमेश यादव, और फिर स्पेंसर जॉनसन। इसमें ये केन विलियमसन को कहाँ फिट करेंगे? केन विलियमसन को ये फिट करेंगे तो इनको फिर शाहरुख खान को निकालना पड़ेगा या विजय शंकर को निकालना पड़ेगा। विजय शंकर ने पिछली बार तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि मैं केन विलियमसन को इसलिए इस टीम में फिट करना चाहता हूं क्योंकि शुभमन गिल ग्राउंड पे कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बिखर जाए, क्योंकि उसको अभी कप्तानी का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। बैटिंग अगर उसकी कहीं गड़बड़ हो गई तो बहुत ही कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन 4 जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उसमें से इनको नूर अहमद और राशिद खान को तो खिलाना ही खिलाना है स्पिनर्स को। डेविड मिलर खेलता ही खेलता है इनकी टीम में, तो ये 3 तो बिल्कुल पक्के हो गए। फिर क्या होगा? चौथा ये इनको स्पेंसर जॉनसन को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग इनकी फास्ट बॉलिंग में तो कमजोरी है। उमेश यादव रिलायबल आदमी नहीं है, तो ऐसे केस में इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या फिर ये है कि आशीष नेहरा के साथ केन विलियमसन को भी बाउंड्री पे खड़ा करना पड़ेगा, जो बिल्कुल वहां से चिल्ला चिल्ला के शुभमन गिल को बताते रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। टीम हालांकि इनके ठीक ठाक है। हार्दिक पांड्या
के होने ना होने से फर्क नहीं पता पड़ता है, क्योंकि बैट्समैन तो हैं इनके पास। साई सुदर्शन इज अ वेरी गुड बैट्समैन। फिर विजय शंकर और डेविड मिलर अगर अपना पुराना फॉर्म कंटिन्यू करते हैं तो इनको बैट्समैन हार्दिक पांड्या की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ना कमी महसूस होगी। और बॉलर तो खैर हार्दिक पांड्या क्या है, और अभी जो उसकी रिसेंट इंजरी हुई है उसके बाद बॉलिंग तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो होता भी इनकी टीम में तो बॉलिंग कर पाता है, या वो मुंबई की टीम में भी जो है तो वो बॉलिंग करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, वो डाउटफुल ही है मामला। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो गुजरात की टीम अब पहले 2 सालों में भले ही ये फाइनल में पहुंची, लेकिन इस बार मुझे इनसे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शामी भी नहीं है इनके पास। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं ये, लेकिन हो सकता है कि बहुत अच्छी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगर हो जाए शुभमन गिल की फिर से, तो या फिर साई सुदर्शन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे, तो ये लोग शायद प्लेऑफ में पहुंच जाए। हालांकि मुझे चांसेस इसके कम लगते हैं इस बार। तो ये पहली बार शायद ऐसा होगा जब गुजरात प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाएगी। कुल मिला के आप बताइए, आपको ये एनालिसिस कैसी लगी? मुझे तो करने में बड़ा मजा आया, रिफ्रेशिंग भी लगा मुझे, सारे प्लेयर्स के मुझे नाम भी पता चल गए, और पिछली बार का जो आईपीएल था वो थोड़ा रिकॉल भी हो गया। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये एनालिसिस कैसी लगी, आप लोगों को इसमें क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और आप लोगों को क्या लगता है कि कुछ और मुझे कवर करना चाहिए था। हालांकि लिमिटेड टाइम रहता है, तो लिमिटेड टाइम में और अकेले करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इस वजह से मैं जितना कर पाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक करके मुझे बताइए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और कमेंट भी करें कि आप और क्या समझते थे, या क्या सोचते थे, या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस एनालिसिस से। अगर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी या जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते थे वो आपको मिली या नहीं मिली, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच।